नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की जो क्लास चल रही है उस क्लास में दोस्तों अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की जो क्लास चला रखी है, जो सीरीज चला रखी है, उस सीरीज में आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इससे संबंधित आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसमें पावर के संबंधित आपके जो कंफ्यूज हैं, आपके जो मन में डाउट हैं या जो भी कंफ्यूज है, सब दूर हो जाएंगे। आपके सभी पॉइंट, सभी कॉन्सेप्ट और सभी पॉइंट आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। जैसे पावर क्या है, पावर की गणना कैसे करेंगे, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे, धारा की गणना कैसे करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप की गणना कैसे करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज की गणना कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को हटा के फिर जोड़ के उसकी गणना कैसे करेंगे। मतलब कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने डाउट्स दूर करते रहिए। अपने मन में जो विचार है उसको देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ताकि इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल नॉलेज की क्लास की पढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की सीरीज चला रखे है उसमें सारे न्यूमेरिकल करवा जाते हैं। तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप वहां जाओगे तो आपको इससे संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते चले जाइए। यदि वीडियो को बीच में मिस करते हो तो इससे संबंधित बहुत सी बातें, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे बीच में। इसलिए ऐसा वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखते जाइए और अपने नोट्स में अपडेट करिए। आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। आप एक बार देखोगे तो आपको खुद भी खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बहुत अच्छी शानदार पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है। अब सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पैरेलल में कैसे संयोजित करते हैं। मेरे कहने का मतलब समानांतर में कैसे संयोजित करते हैं। तो जैसे एक रेजिस्टेंस होगा, दो होगा, आप लोगों ने देखा। जैसे आपको बताता हूँ, दो या मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ पहले, फिर आपको मतलब मैं आपको सर्किट बनाऊंगा। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि सभी प्रतिरोधकों के समान चेहरे एक स्थान पर संयोजित हों। क्या लिखेंगे, सभी प्रतिरोधकों के समान चेहरे एक स्थान पर संयोजित हों, तो वह पैरेलल कॉम्बिनेशन संयोजन कहलाता है या समानांतर संयोजन कहलाता है। अब मैं आपको सर्किट बनाता हूँ। एक सर्किट पे आपको संपूर्ण निचोड़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे सीधी स्क्रीन। तो कैसे, देखो यहाँ मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। ये आपका सर्किट है। माना कि मैं 3 रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, ज़्यादा जोड़ेंगे तो सर्किट दो, तो 2 से अधिक 3 जोड़ देते हैं। मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया। बस इस एक सर्किट पे पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये जोड़ दिए हैं, ठीक है ना, एक ये जोड़ दिया और एक माना कि ये जोड़ दिया। ये आपका हो गया सर्किट और यहाँ मैं इस सर्किट को पूरा कर देता हूँ। ये माना कि आपका सर्किट मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे। मान नहीं रखेंगे, मान तो सिर्फ किस में रखेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे तब रखेंगे। यहाँ बिना मान के इसको पूरा करने वाले हैं। समझ गए आप लोग बात को। अब यहाँ क्या है, ये R1 है, यहाँ क्या है R2 है, यहाँ क्या है R3 है। समझ गए। अब यहाँ देखेंगे वोल्टेज आप लोगों ने यहाँ से लगाए। सर्किट को समझना, मैंने परिभाषा लिखवा दी, अब धीरे धीरे बताता हूँ। वोल्टेज को आपने यहाँ से लगाए तो ये 3 तो रेजिस्टेंस है, ये आपको समानांतर में लगा रखे हैं। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। ये धारा कहाँ जा रही है, आगे 3 भागों में बटेगी, तो ये IT होगी। याद रखना, ये क्या है, परिपथ की कुल धारा है। यहाँ धारा प्रवाहित होगी, ये क्या होगी, I1 होगी, ये I2 होगी और ये I3 होगी। अब I2, I1, I3 कैसे, ये ऐसे कि R1 में जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 कहलाएगी, R2 में जो धारा प्रवाहित होगी वो R2 कहलाएगी, R3 में जो धारा प्रवाहित होगी वो I3 कहलाएगी। ये एक मैं आपको और दिखाता हूं कि यहाँ एक मैं वोल्ट मीटर संयोजित कर देता हूं। माना कि ये मैंने वोल्ट मीटर संयोजित कर दिया। ये क्या दिखाएगा, ये आपका VT परिपथ का कुल वोल्टेज दिखाएगा। समझना मेरी बात को। अब एक और दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ये भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर मैंने ये लगा दिया, क्योंकि इस पूरे निचोड़ को एक साथ देखने वाले हैं। एक वोल्ट मीटर मैंने ये लगा दी। अब कितने वोल्ट मीटर लगाए, माना कि 3 रेजिस्टेंस है तो 3 ही वोल्ट मीटर लगाए। इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। ये आपका सर्किट है। सभी एक एक राशियों की गणना करनी है अपने को। कैसे करेंगे, अब आप तेरा तो समझ गए होंगे। V1 क्या है, V1 क्या है, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है।
R1 के अक्रॉस वोल्टेज है। V2 क्या है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है। और अब V3 क्या है, ये R3 के अक्रॉस वोल्टेज है। I1 क्या है, I1 की बात करें, ये लिख लो R1 में प्रवाहित धारा है। क्या है, R1 में प्रवाहित धारा है। I2 क्या है, R2 में प्रवाहित धारा है। और I3 क्या है, R3 में प्रवाहित धारा है। ये हो गई, इसका भी ये हो गया, ये हो गया। और R1, R2, R3 क्या है, ये मेन रेजिस्टेंस है। IT आपको मैंने IT क्या है, IT परिपथ की कुल धारा है, परिपथ की कुल धारा है। ये यहाँ मैंने इसको लिखवा दिया है। VT क्या है, परिपथ का कुल वोल्टेज है। VT परिपथ का कुल वोल्टेज है। एक ये देख लेना। अब आगे बात यहाँ पे एक एक बातें पढ़ने की, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ इस परिपथ में क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई। इस परिपथ में देखो यहाँ जो देखा है, अब एक चीज समझना, इस परिपथ में ये जो VT का मान है, माना कि यहाँ 200 दिया, देखो यहाँ माना कि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। समझना मेरी बात को। अब इस रेजिस्टेंस को पॉजिटिव मिला है और नेगेटिव मिला है, दोनों चीज मिले हैं। इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिले हैं, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिले हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसको भी वोल्टेज बराबर, जितना वोल्टेज यहाँ देखो, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, 200 वोल्टेज है। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ भी 200 रहेंगे, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव 200 रहेंगे, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे 200 रहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का सर्किट को जहाँ डायरेक्ट सीधी सप्लाई मिलती है वहाँ वोल्टेज मिलते हैं। तो यहाँ कितने मिलेंगे आपको, ऐसे मानो कि 200 वोल्टेज यहाँ मिलेंगे। तो इसके एवज में क्या कह सकते हैं, इस रेजिस्टेंस, इस एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, इसमें क्या कह सकते हैं अपने। एक बात यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ बारीकी से अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ कि कैसे इसका सोल्यूशन करोगे आप। काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि इस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज समान रहता है, ठीक है ना। इस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस या प्रत्येक प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज के समान होता है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज, प्रत्येक आर के अक्रॉस में आर पार लिख देता, हिंदी में लिख दो आर पार वोल्टेज समान होता है। अब समान कितना होगा, समान होता है, यह लिख दो। कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन आएगा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, लिख दो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। यहां जितना रहेगा यही। सीरीज सर्किट में ऐसा नहीं था, सीरीज सर्किट में अपने अपने रेजिस्टेंस के अनुसार वोल्टेज मिला था सबको। समझ गए मेरी बात को। एक आपका ये कॉन्सेप्ट के लिए वोल्टेज से चल रहे हैं, पावर भी बताएंगे, यहाँ पे पावर की बात करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं सीरीज इस समानांतर की VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर VN, और भी होंगे तो सबके बराबर रहेंगे। ये इसमें फॉर्मूला आपका निकलने वाला है, सबके वोल्टेज बराबर रहेंगे। आगे फिर देखते हैं धारा की बात करें। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा के अलग अलग रास्ते होते हैं। बोलो रास्ते, यहाँ कितने हैं, 3 पथ। जितनी शाखाएं होंगी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी, उतने ही रास्तों से धारा प्रवाहित। यहाँ कितनी शाखाएं नजर आ रही हैं, 1 2 3 शाखाएं नजर आ रही हैं। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग पथ होते हैं। समझ गए बात। तो यहाँ एक चीज और लिखना कि धारा के I के अलग अलग पथ होते हैं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये है कितनी, अब कितने रास्तों से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ 3 है तो 3 होगी, जितने भी पथ होंगे वहां से आपको सर्किट, यहाँ मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, लेकिन जो न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे वहां पर आपको सर्किट इस प्रकार से उलझे हुए सर्किट दिखाऊंगा आपको, कि आप समझोगे कि ये समानांतर है सीरीज है या कौन सा सर्किट है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, सर्किट के अनुसार आपको पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे मैं आपको। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या यहाँ तीनों धारा की बात करें, धारा की बात चल रही है, क्या यहाँ तीनों धाराओं का मान बराबर है, तीनों धाराओं का मान बराबर होगा। एक तो ये देखना है इस परिपथ में तीनों धाराओं का मान बराबर कब होगा, 3 शाखाओं में धारा बराबर कब होगी, या फिर अलग अलग है तो कितनी धारा होगी। एक एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को मैं। इस परिपथ में देखो, अब इस माना कि इसमें 5 एम्पीयर धारा है, तो धारा किसकी, देखो I बराबर होता है 1/R। समझना मेरी बात को, ये I का धारा का फॉर्मूला है। अब ये रेजिस्टेंस जितना होगा उसके अनुसार धारा होगी, रेजिस्टेंस जितना होगा उसके अनुसार धारा होगी। माना कि इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 20 ओम है, इसका 30 ओम है,
तो इसमें धारा 10 ओम के बराबर रहेगी, इसमें धारा 20 ओम के बराबर रहेगी, इसमें धारा 30 ओम के बराबर रहेगी। ये तो न्यूमेरिकल करेंगे तब ताकि यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इस परिपथ में लिख लेना, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा या इस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा उनके प्रतिरोध के अनुसार प्रवाहित होती है। इस परिपथ में प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा अपने अपने प्रतिरोध के अनुसार होती है, ठीक है ना। तो I1 किसके अनुसार बहेगी, R के अनुसार। I2 किसके अनुसार बहेगी, R2 के अनुसार। I3 R3 के अनुसार। अब तीनों का मान बराबर कब होगा, यदि इन तीनों का मान बराबर है, ठीक है ना। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 है तो I1 भी, I2 भी और बराबर I3 तीनों बराबर होंगे। ये इस धारा का मान बराबर होगा, जब ये तीनों का मान बराबर होगा तो इसमें भी धारा का मान बराबर होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या ये धारा देखो, ये धारा, इस धारा की बात करें, कौन सी धारा, ये परिपथ की कुल धारा मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। इस परिपथ की कुल धारा का मान क्या होगा, यहां से माना कि 30 एम्पीयर धारा गई, सोचना मेरी बात को, 30 एम्पीयर धारा प्रवाहित हुई, सपोज करो, ठीक है। अब आप लोग 30 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवा रहे हो तो 3 रास्तों से विभाजित हुई, इधर गई, ये आ गई और ये आ गई। जितने पथ होंगे, जितने रेजिस्टेंस होंगे, उतनी रास्तों से धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ 3 गई तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, सबका योग होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं परिपथ की कुल धारा की बात करें, परिपथ की कुल धारा लिख लेंगे IT का मान, परिपथ की क्या है, परिपथ की, मैं यहां वो सॉल्यूशन करवा रहा हूं आप लोगों को कि समानांतर सर्किट से संबंधित आपके सामने कोई रेजिस्टेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो मेरे को बता दो सर, कमेंट्स में लेके ये बताना कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे संबंधित, इससे रिलेटिव आपको मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ अगले वीडियो में, जो होगी न्यूमेरिकल सीरीज की क्लास होगी, उसमें करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ परिपथ की कुल धारा कैसे निकाल सकते हैं, परिपथ की कुल धारा का फॉर्मूला आपके सामने ये रहेगा, IT बराबर, आप लोग इतना समझ गए हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये जितने भी होंगे IN और भी रेजिस्टेंस होंगे, सबका योग होगा। एक धारा का फॉर्मूला आपका ये हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला ये हो गया, समझ गया आपको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला अभी तक मैंने बताया नहीं है, धीरे धीरे आपके सामने आएगा। तो यहाँ कुछ आपके तथ्य भी आपके सामने निकल के आने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पैरेलल सर्किट में सभी शाखाओं में धारा का मान बराबर कब होगा, जब तीनों रेजिस्टेंस का मान बराबर होगा। ये आपको देख लेना, यहाँ पे मैं जो करवा दिया आपको, ये कब होगा, ये फॉर्मूला होगा कि R1 R2 बराबर होगा तो I1 I3 जितने भी रेजिस्टेंस सब होंगे तो सबका मान बराबर होगा। अलग अलग कब होगा, जब इन तीनों का मान अलग अलग होगा, तो इन दोनों का मान अलग अलग होगा। लेकिन इसका मान कब कितना होगा, इन तीनों का योग होगा। ये यहाँ तक का अब तक का निष्कर्ष आया है। आगे दिखाता हूँ आपको, एक एक पॉइंट पॉइंट देखना और लिखते चले जाना। अब आपसे कोई ये पूछ रहा है कि R1 में धारा प्रवाहित क्या होगी, R1 की धारा ज्ञात करो, बस आपसे पूछा जाए R1 की धारा, इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी उसको ज्ञात करो। तो लिख सकते हैं R1 में प्रवाहित धारा, सिर्फ इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करेंगे तो बाकी तीनों ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो आपको पता है ये धारा I1 की बात करते हैं, I1 कैसे ज्ञात करोगे, समझना मेरी बात को। I1 का फॉर्मूला क्या है, देखो I लिख दिया, I का फॉर्मूला, धारा का फॉर्मूला है V/R। धारा का फॉर्मूला क्या है, V/R। और इतना आप लोग जानते हो कि इन तीनों पर वोल्टेज का मान बराबर है, क्योंकि आप लोग अभी देख चुके हो VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर और V3 बराबर जो भी होंगे VN, ये आप लोगों ने भी फॉर्मूला देखा है। और धारा का फॉर्मूला ये देखा था, IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस और I3 और प्लस IN, ये धारा का फॉर्मूला देखा आप लोगों ने। तो यहाँ I1 का मान ज्ञात करेंगे किसमें, R1 में, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होगा, V1 लिख देते हैं। V1 लिखने से आपको ये ध्यान हो जाएगा कि V1 का ज्ञात करें, लेकिन आपको ये पता कि V1 VT के बराबर है, V2 के बराबर है, तो यहाँ VT भी कर सकते हैं या फिर खाली V छोड़ सकते हैं कि इस परिपथ में V एक ही है, वोल्टेज एक ही है, यहाँ V भी छोड़ सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो ये होता है यहाँ पे I1 का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये समझ गए। अब आगे और देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये भी आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि ये आएगा I1 बराबर VT/R1। अब आप क्या कहोगे, सर ये तो हमें बताया नहीं, क्योंकि आप लोगों को V लिखवाया था, ये आता है। कभी कभी ये भी आ जाए कि V2 बराबर R1
ये भी आ सकता है क्योंकि V2 जुड़ा है, आपको पता है V2 भी इसके बराबर है, तो कोई भी मान आ सकता है। तो इस प्रकार इन I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं और I3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हो V2/R2 और V3/R3, या फिर लिख सकते हैं V/R2, या फिर लिख सकते हैं V/R3। ये इन तीनों की जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी धारा ज्ञात कर सकते हैं आराम से। और रेजिस्टेंस होंगे तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि माना कि और रेजिस्टेंस होंगे तो लिख लो IN, आगे और होगा IN बराबर क्या लिखेंगे VN वोल्टेज होगा जो भी होगा आपके सामने, RN जो भी रेजिस्टेंस होगा, सबकी आप आसानी से ज्ञात कर, लेकिन आपके सामने फॉर्मूले ये दो रहेंगे धारा के वोल्टेज की। ठीक है, आगे दिखाता हूं इस परिपथ में और क्या होने वाला है। अब देखो, आप लोगों ने दो फॉर्मूले देखे, बिल्कुल देखें दो फॉर्मूले। क्या देखा कि इस परिपथ में कुल धारा का मान क्या होगा, इस परिपथ में कुल धारा क्या होगी। देखो, परिपथ में प्रवाहित प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का योग होगा। परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का योग परिपथ की कुल धारा होती है, लिख लेना चाहिए। परिपथ की समानांतर परिपथ की कुल धारा क्या होगी, परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का योग होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना, माना कि समझना मेरी बात को, कभी कभार क्वेश्चन कंफ्यूज वाले आते हैं आपके सामने। इसका मान 1 एम्पीयर है, इसका मान 0.1 एम्पीयर है और इसका मान भी 0.1 एम्पीयर है, क्योंकि अपने पर रेजिस्टेंस का सार होगा। तो परिपथ की कुल धारा क्या होगी, IT का मान हो गया, ये हो गया 1 + 0.1 + 0.1, आंसर क्या आया 1.02, ये आ गया। अब आप सपोज करना, मैं यहाँ मान नहीं दूंगा, इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, और आपसे दो बातें पूछ लेता हूँ आपको, ठीक है ना, आपसे दो बातें पूछ लेता हूँ। सपोज करना कैसे, इस परिपथ की कुल धारा क्या होगी, बस यही पूछा आप लोगों ने। समानांतर सर्किट की कुल धारा क्या होती है। अब न तो मान दिया, न रेजिस्टेंस का मान दिया, न वोल्टेज का मान दिया, कुछ भी नहीं दिया उसने। बस एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पैरेलल सर्किट की कुल धारा कितनी होती है। अब क्या आंसर दोगे, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आपको ये मैंने इसलिए योग करके दिखाया। पैरेलल सर्किट की कुल धारा क्या होगी कि परिपथ की शाखा में, परिपथ की प्रत्येक शाखा में सबसे अधिक मान की धारा से अधिक होगी। याद करना मेरी बात, सबसे अधिक मान की धारा से अधिक होगी। सबसे अधिक मान की धारा देखो मैंने यहां बताई थी कि यह 1 है, ये 0.1 है और ये 0.1 है। गौर से सुनो, आपका कॉन्सेप्ट देखो, 1 + 0 ये होगा आपका 1.02। बोलो 1 से अधिक है कि नहीं है। तो आपका जैसा क्वेश्चन था वैसा आंसर है कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित सबसे अधिक मान की धारा से अधिक होगी। अब वो कितनी है वो अगला क्वेश्चन वाला जाने। तो यहाँ एक आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि पैरेलल सर्किट की कुल धारा, समानांतर परिपथ की कुल धारा IT का मान क्या होगा। लिख लेना कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित सबसे अधिक मान की धारा से अधिक होगी। अब यदि ये ऑप्शन नहीं दिया तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये लिख सकते हैं। देखो, परिपथ की इस धारा की बात कर रहा हूं, इस धारा को कैसे ज्ञात करेंगे, इस धारा की ज्ञात करेंगे कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का योग होता है। परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का योग परिपथ की कुल धारा होती है। एक आपका ऑप्शन ये आ गया ऑप्शन सही। चलो यहाँ दो ऑप्शन है इस धारा के आ गए। यहाँ धीरे धीरे सबकी बातें आपको बताऊंगा जो आपके कंफ्यूज हो पेपर में आई। ये क्वेश्चन बहुत बार के पेपर में आ चुके, कंफ्यूज बुलाते हैं, मान कुछ नहीं देते, सिर्फ मान पूछा जाता है यहाँ पे, और मान कुछ नहीं देते। पूछने वाला भी ऐसे देखता है कि यहाँ कंफ्यूज वाला क्वेश्चन देंगे तो उलझेगा। यहाँ कुछ डीपली क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि डीपली हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन अपने दिमाग में कुछ समझ नहीं पाए। चलो ये धारा की कॉन्सेप्ट होगी। रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया अब तक, उसकी बात कर लेता हूँ। देखो रेजिस्टेंस में क्या अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये लिख सकते हैं IT बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये जानते हो, और प्लस IN कर देता हूँ मैं। और भी आगे रेजिस्टेंस और भी आगे शाखा होंगी इनमें लिख सकते हैं। अब आप लोग इतना जानते हो कि I का मान ओम के नियम अनुसार I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। सोच रहा मेरी बात को, V/, बहुत शानदार बातें बताने वाला हूँ आपको मैं। V बराबर IR, तो यहाँ लिख दो IT का मान, निकालना IT का मान कैसे, इसका मान, इस धारा का मान कैसे निकालेंगे। I1 का मान अभी बताया था आपको मैंने, I1 का मान निकालते हैं V/R1 निकालते हैं। तो यहाँ लिख लो V/R1 निकल गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, V/R2, तो लिख लो V/V2 भी लिख लो, मैंने लिखा था क्योंकि सबका मान बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है।
प्लस यहाँ इसका निकाल देंगे V अपॉन R3, समझ रहे होंगे मेरी बात को, और ये V अपॉन RN जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका मान लिख देंगे। चलो यहाँ एक चीज आपके सामने समझ में आ गई होगी, क्या देखो, चलो मैं इसका मान लिख दूँ, सर आपने इसका मान नहीं लिखा, चलो इसका लिख देता हूँ, यहाँ लिखिए बराबर लिख दो कि VT अपॉन RT टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे बात यहाँ पे निकालने वाले हैं। देखो इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ से V कॉमन लो, क्योंकि V तो सब में बराबर है ना, यहाँ V कॉमन ले लेते हैं, V कॉमन ले लिया, बच क्या गया, कॉमन ले लिया, इसको हटा देंगे क्योंकि V यहाँ भी कॉमन आएगा। चलो यहाँ कॉमन ले, यहाँ कॉमन लेंगे, इसकी ये कट जाएगा, तो लिख सकते हैं V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन लेने पर क्या बचेगा, V कॉमन लेंगे, V का पूरे समीकरण में भाग देने पर, क्योंकि V समान है इसलिए भाग दिया आप लोगों ने। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, V से V भाग दिया, 1 आया, 1 अपॉन RT, यहाँ V में भाग दिया 1 अपॉन R1, यहाँ भी V में भाग दिया 1 अपॉन R2, यहाँ भी V में भाग दिया 1 अपॉन R3, और यहाँ भी दे दिया 1 अपॉन RN। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला। दो बातें आपके सामने आ गई, देखो कितनी शानदार चीज़ देखी आप लोगों ने। यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब इस रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ बातें देखेंगे, बहुत सी, कुछ नहीं बहुत सी बातें देखने वाले हैं। इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकला, आप क्या बता सकते हो, इस समीकरण से निष्कर्ष क्या निकला। यहाँ मैंने समीकरण बनाया है, इससे आपको समझ में आया तो बता देना सर ये कैसे किया आप लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला, उस निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि परिपथ में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समझना मेरी बात को, लाइन लिख लेना यहाँ पे। इसका निष्कर्ष निकालता हूँ, इसका निचोड़ क्या निकला इस समीकरण का, इस परिपथ में या समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक शाखा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम उल्टा है यहाँ पे सब कुछ, समीकरण है आपके सामने। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में क्या था कि परिपथ के प्रत्येक जो परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यहाँ सबका उल्टा योग है, परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का योग होता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। यह आपके सामने है। अब देखो, चलो ये तो बात ही मैंने आपको बताया था कि इन सब का मान अलग अलग है। यदि इन सब का मान बराबर होगा, सपोज करना, माना कि यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ कि इसका मान 2 एम्पीयर है, इसका 4 है, इसका 6 ओम है, सॉरी, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा 1 अपॉन RT बराबर, निकाल के दिखाता हूँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये तो है। यहाँ लिख देंगे 12, 6 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 10, क्या हो गया 6 3 और 1 10, ये आ गया 2 आ गया ये। बराबर आ गया आपके पास 11/12, ठीक है, 11/12 आया है। यहाँ क्या लिखेंगे R1/RT बराबर 11/12। RT का मान, इसको देखो, इसको सोल्व करेंगे वज्र गुणा कर देंगे उल्टा, तो यहाँ RT देखो, RT क्या है परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको 11 से गुणा कर लो, 11 बराबर 12, RT का मान 12/11, इसमें आप दे दो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आया हो, ये इसका मान कर सकते, इसका व्युत्क्रम हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए ये तो सबका मान अलग अलग है, सबका मान बराबर कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या यही रहेगा, क्या बदल दिया जाएगा, शॉर्टकट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये याद रखने मेरी बात, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में काफ़ी बार मिलने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आज यहाँ कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बारीकी से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके मन में जो डाउट है उसको दूर करेंगे। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ से उठाकर न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे, वहाँ आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ने से पहले यहाँ तो देख लो किस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस निष्कर्ष ये लिख लेना, निष्कर्ष क्या निकला, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि तो सबका मान अलग अलग होगा, तो इसका मान ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला ज्ञात किया आप लोगों ने भी, ये किया है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN, ये आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सभी रेजिस्टेंस, सभी R का मान बराबर हो तो कैसे इसका फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, तो लिख लेना RT का मान, RT का मान कैसे, देखो R/N, बस ये आपका फॉर्मूला है। R का मतलब ये रेजिस्टेंस जितने रहेंगे,
ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का मान, माना कि आप सपोज करो कि इसका मान 2 ओम है, सबका 2 ही रहेगा, तो आर टी का मान कितना रहेगा, माना 3 जुड़े हैं, आर टी का मान कितना रहेगा, देखो 2/3, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 6 ये आएगा 20 पॉइंट आ गया, यहाँ से पॉइंट लग गया, और 6 18 पॉइंट 6 18 फिर पॉइंट 6 ये आता है, पॉइंट 66 के लगभग आता है। उसको वैसे याद करके देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या आया 3/2 और उल्टा करेंगे तो 2/3 वही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि सभी समानांतर परिपथ में सभी रेजिस्टेंस यदि बराबर मान के होंगे तो आपके सामने शॉर्टकट फॉर्मूला ये रहने वाला है। कौन सा, ये आपके सामने ये रहेगा, ये फॉर्मूला। तो याद रखना इस फॉर्मूले से भी आपके ये रेजिस्टेंस आर क्या है, एक रेजिस्टेंस का मान, एक रेजिस्टेंस का मान है ये आर, ये आर है, ठीक है। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। धीरे धीरे सारे सॉल्यूशन देखेंगे। एक प्रतिरोध का मान ही हो गया, और एन, सॉरी एन मैंने आपको बताया नहीं, एन क्या है, एन प्रतिरोध की संख्या, कितने प्रतिरोध आप लोगों ने सर्किट में लगा रखे हैं, ये उसकी संख्या है। चलो अब देखते हैं कि यदि सर्किट में 2 ही रेजिस्टेंस होंगे, सोचना मेरी बात को, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। यदि इस सर्किट में 2 ही रेजिस्टेंस लगे हैं, सोचना 2 ही रेजिस्टेंस कैसे, जैसे माना कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 आर पैरेलल में संयोजित हैं, किसमें है, पैरेलल में है, 2 आर, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में संयोजित हैं, तो उसका मान कैसे, उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे याद करेंगे। ये जो मैंने फॉर्मूला दिखा था ना, ये फॉर्मूला, ये तो 1 से 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस होंगे और सबका मान अलग अलग होगा, तो आपको ये फॉर्मूला चाहिए। 3 फॉर्मूले बता रहा हूं आप लोगों को मैं, सबका मान अलग, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में संयोजित होंगे और सबका मान अलग अलग होगा, तो ये इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। सबका मान बराबर होगा तो इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। अब आपको सर 2 ही रेजिस्टेंस लगे, क्या उसको भी शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काफी बार पूछा भी गया है। 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्टकट बना के आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ कैसे होगा। आर टी का मान याद करेंगे, 2 रेजिस्टेंस माना कि इसको हटा देते हैं, 2 लगा रहे हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये तो है, 2 तो लगा रखे हैं। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, R1 R2, R1 से R1 कैंसिल, R2 प्लस R1 आता है, बिल्कुल आ गया, R2 से R2 को R1 बच गया, तो ये क्या बच गया, RT बराबर, ये फॉर्मूला बच गया आपके सामने। तो एक तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, फिर इसको वज्र गुणा करना पड़ेगा। एक तो आपका फॉर्मूला ये, 2 रेजिस्टेंस लगे तो एक फॉर्मूला ये रहेगा। यदि आप इसको वैसे और सोल्व करते हो तो उसको देखो वज्र गुणा कर दो, आगे एक स्टेप और लेते हैं तो क्या आता है, देखो RT आ गया, ये आ गया R1 और प्लस R2, R1 प्लस R2, कैसे भी लिख दो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लिखेंगे ये एक विशेष को गुणा कर दो, R1 R2, ये इसको 1 से गुणा कर दो, ये आता है। अब RT का मान ज्ञात कर लो, RT बराबर आ गया। देखो ये स्टेप भी आ सकती है आपके सामने, ये स्टेप भी आपसे पूछी जा सकती है। अब लास्ट निचोड़ क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि इसको पक्षांतर को, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसको पक्षांतरण करो, इसके नीचे रख दो, समीकरण ऐसे हल होता है। तो लिख देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका निष्कर्ष निकलता है। ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में संयोजित हों तो शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को, किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, ये आपको दोनों को गुणा करो, दोनों को जोड़ के उसमें भाग कर दो, आपका ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। बोलो कितनी शानदार बातें हुई। मतलब कि रेजिस्टेंस को किस प्रकार आप शॉर्टकट तरीके से ज्ञात कर सकते हो, न्यूमेरिकल कैसे हल कर सकते हो, ये आपके सामने आपको बता रहा हूँ। चलो इस सर्किट की और आगे मैं मुख्य बातें बताता हूँ, और क्या अब तक का निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकला अब तक का, देखते हैं। देखो इस रेजिस्टेंस से संबंधित देखते हैं। अब सपोज कीजिए आप, मैंने 3 जोड़ रखे हैं, चलो मैं एक न्यूमेरिकल आपको छोटा सा सॉल्यूशन और दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ इधर से दिखा देता हूँ, चलो इधर दिखा देता हूँ, एक सॉल्यूशन और दिखाता हूँ। माना कि इसका मान 2 ओम है, दिखा देता हूँ, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका भी 2 है। इसको जोड़ना है, एक बार जोड़ के देखो आप लोग, फिर आपको निष्कर्ष बताता हूँ। 1/RT बराबर 1/2, 1/4 और 1/2। इसका सॉल्यूशन करो, 4 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। अब RT आ गया, बराबर क्या आएगा, इसको 2 और 2 4 1 5 आ गया। तो यहाँ RT शॉर्टकट में एक स्टेप बीच में मैं गायब कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ 4/5, ये 4 ऊपर चला जाएगा नीचे ऊपर, इसको पक्षांतरण करते हैं, ये आता है। देखो
अब सपोज करो इसको हल करके देखें, 0.8 आता है, 0.8 आंसर आता है, ये इसका ओम आता है। इसको सॉल्यूशन करोगे क्योंकि 8 पंजे 40 ये आता है। अब आप समझो कि यहाँ सबसे कम मान का प्रतिरोध कौन सा था, 2 ओम है, ये 2 ओम है, सबसे कम का जो भी होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस है सपोज करना। क्या इसका मान 2 ओम से अधिक है? नहीं, 2 से कम है। तो इस रेजिस्टेंस का पूरे एक रेजिस्टेंस के उपलक्ष्य में या इसके संबंध में क्या निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को लिखा देता है यहाँ पर। समझ लो कि आपसे पूछा जाए, मैं चलो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसका मैंने एक सॉल्यूशन करा, क्वेश्चन करता हूँ। देखो उस क्वेश्चन में क्या आपको जवाब देना है, यहाँ कुछ भी नहीं देंगे आपको। जब पूछा जाएगा रेजिस्टेंस पैरेलल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, पैरेलल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, क्या बताओगे आप लोग? मान तो दिया नहीं, वोल्टेज दिया नहीं, रेजिस्टेंस का मान कैसे जोड़ोगे आप लोग, कैसे बताओगे? तो यहाँ बता सकते हैं परिपथ में संयोजित सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। ये रहा, परिपथ में संयोजित सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है परिपथ का कुल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो एक बात और कर लेता हूं, सोचना मेरी बात को। यहां अब इसका मैं निष्कर्ष देखो क्या आता है, इसका निष्कर्ष क्या निकल गया। एक तो देख लिया आपने कि परिपथ का कुल प्रतिरोध से भी इसके सबसे कम मान के प्रतिरोध से कम होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इस परिपथ में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए, समझना मेरी बात को। इस परिपथ 3 तो जुड़े ऑलरेडी, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बताओ, माना यहाँ मैं देखो यहाँ से इसका 0.8 है, मैं यहाँ एक और जोड़ दूँ यहाँ से, चलो इसको हटा देता हूँ, एक बार देखना, यहाँ हटा दिया और एक और जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। बोलो अब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले 8 ओम था, माना कि अब इसको जोड़ दिया, ये कितना जोड़ा अपने को पता नहीं है। पूछा ही जाएगा यदि 3 प्रतिरोध समानांतर में संयोजित हैं, यदि इसके समानांतर में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, जो ही एक एक बढ़ाते जाएंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता जाएगा। समझना, परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो आरटी क्या होगा, इसमें आरटी का मान पूछा जाए कि एक प्रतिरोध और जोड़ा, यहां लिख दो एक रेजिस्टेंस और जोड़ने पर, इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ने पर क्या होगा, आर का मान, आरटी का मान कम होगा, कुल प्रतिरोध का मान घट जाएगा। चलो प्रतिरोध का मान घट गया, पूछा जाए, इसको मैं यहां ड्रॉप कर देता हूं इस बात को। एक चीज और देखना, मैं आपको कंफ्यूज दूर कर रहा हूं कि आपके सामने क्वेश्चन अब तक आए हैं उनकी बातें कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एक प्रतिरोध और जोड़ने पर परिपथ की कुल धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझो मेरी बात को, परिपथ की कुल धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप लोग इतना जानते हो, एक रेजिस्टेंस और जोड़ा है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटा है, और आपको पता है I बराबर 1/R होता है। यदि R घटता है तो धारा बढ़ती है, तो यहाँ IT का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक आपका निष्कर्ष, धारा कुल धारा का मान बढ़ जाएगा। 2 संबंध हो गए। क्यों, आपको पता है कि RT का मान, देखना RT का मान घटता है तो धारा का मान बढ़ता है, और RT का मान बढ़ता है तो धारा का मान घटता है। क्योंकि धारा ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये विलोमानुपाती है, क्योंकि लिखना धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। प्रतिरोध का मान घटेगा, धारा बढ़ेगी, इसका मान 0 कर दे इसका मान अनंत हो जाएगा, इसका मान अनंत कर दे इसका मान 0 हो जाएगा, विलोमानुपाती होती है। ठीक है, ये तो था इसका अब तक का निष्कर्ष। और दिखाता हूं आगे, देखिए एक एक बातें लिखेंगे आप यहाँ पे। यदि परिपथ में से एक शाखा का प्रतिरोध हटा दिया जाए, अब क्या था, जोड़ा था, अब करेंगे माना कि यहाँ इसको हटा देते हैं, चलो 4 थे, 4 में से एक हटा दिया, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है, समझना है कि पॉइंट टू पॉइंट समझना आप लोग, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला आपके सामने। देखो यदि परिपथ में से, इस परिपथ में से एक प्रतिरोध में R लिख देता शॉर्टकट में, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो आपसे 2 बातें पूछी जाएंगी, R का मान क्या होगा और धारा का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो याद रखना, परिपथ में से एक प्रतिरोध हटाते हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लिखना कुल प्रतिरोध का मान, RT का मान बढ़ेगा, RT का मान क्या होगा, RT का मान बढ़ेगा, और धारा आपको पता है प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घटती है, IT का मान घट जाएगा। आपसे दोनों बातें पूछी जाएंगी, दोनों बातें पूछी जाएंगी।
कि परिपथ में से एक प्रतिरोध हटा दिया जाए, या पूछा जाए कि 5, 3 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम जुड़े हैं, यदि उसके समानांतर में एक 8 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है प्रतिरोध समानांतर क्रम में चाहे कितने ही ओम का जोड़ दो, सबसे कम का जोड़ दो चाहे सबसे अधिक का जोड़ दो, समानांतर में जुड़ते ही परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाएगा, और कुल प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। समझ गए मेरी बात को। और धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता है धारा का मान बढ़ती है पावर बढ़ जाएगी। पावर को तो बताऊंगा भी, आपको मैंने पावर बताई नहीं है। चलो और आगे एक दो मुख्य बातें और लिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मुख्य इतना समझ गए तो एक छोटा सा निष्कर्ष और निकाल, इसको मिटा देता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है। छोड़ो और निष्कर्ष दिखाता हूँ, एक छोटा सर्किट और बनाता हूँ, फिर आपसे 2-4 बातें और बताऊंगा आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस मैंने ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया और एक ये जोड़ दिया। 3 रेजिस्टेंस मैंने किस में जोड़े हैं, समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। कैसे हैं, समानांतर क्रम में, R1 है, R2 है, R3 है और ये 1 है, यह V दे दिया। समझना मेरी बात को। धारा कहाँ प्रवाहित होगी, ये धारा माना कि यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये धारा यहाँ I1, I2, I3, ठीक है ना। ये I1 या R1 है तो I1, I2, I3 3 धाराएं हैं। अब आप लोगों ने परिपथ में से प्रतिरोध हटा भी दिया तो देख लिया, परिपथ में से प्रतिरोध जोड़ भी दिया वो देख लिया, लेकिन क्या मैं यहाँ आप समझोगे एक तार से इसको शॉर्ट कर दूँ तो क्या होगा भैया, ये मैंने शॉर्ट कर दिया आपकी बार, तो क्या कह सकते हैं धारा पर V पर क्या प्रभाव पड़ेगा और धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर पावर देखें, आपको पावर भी बताऊंगा आप लोगों को। चलो अब बताते क्या होता है। देखो यहाँ से आप लोग जानते हो कि यहाँ पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव गया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ देखो पॉजिटिव इसको मिला है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव सब गया। लेकिन इस तार के द्वारा पूरे सर्किट को शॉर्ट किया तो क्या होगा, पूरा सर्किट शॉर्ट हो गया, संपूर्ण परिपथ शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट पैरेलल सर्किट के बाद शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट, यदि परिपथ में कुछ लघु पथ हो जाए, समानांतर परिपथ में कोई लघु हो जाता है, एक शाखा शॉर्ट हो जाती है, माना कि ये शाखा शॉर्ट हो गई यहाँ से, ये यहाँ से शॉर्ट कर दी, एक शाखा शॉर्ट की, एक नहीं हुई है, पूरा का पूरा सर्किट शॉर्ट हुआ है। तो अब आपको पता है शॉर्ट सर्किट में धारा क्या होती है। देखो शॉर्ट सर्किट में लिखना, शॉर्टकट में, शॉर्ट सर्किट में का रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा क्या होती है, आप लोगों ने देखा था मेरे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान 0 होता है और धारा का मान अनंत होता है। 2 बातें याद रखना। तो यहां बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा परिपथ का, परिपथ एक शाखा शॉर्ट हुई तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, बहुत बार आए हैं, आने की संभावना रहती है। R का मान 0 हो जाएगा या फिर R का मान बिल्कुल घट जाएगा, ऐसे बिल्कुल कम हो जाएगा, या 0 लिख सकते हैं, या I का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, या अनंत लिख सकते हैं। और धारा का मान अनंत होता है तो आप लोगों को पता है कि H बराबर क्या होता है, I² RT, धारा के स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ इतनी ऊष्मा होगी पूरा सर्किट जल जाएगा, पूरा सर्किट जल जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इस परिपथ में क्या होगा, जिस शाखा या प्रतिरोध में शॉर्ट होता है उसके आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए, देखो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए, समझ मेरी बात को। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, देखो यहाँ से मेरी बात करते हैं, यहाँ आप लोगों को माना कि 200 वोल्टेज दिया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस कर दिया तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप का मान 200 नहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कौन करता है, समझना मेरी बात को, वोल्टेज ड्रॉप कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है। R का मान 0 हो गया तो V का मान 0 हो गया, यहाँ R का मान क्या है 0, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या, कुल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ शाखा शॉर्ट होती है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप का मान 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। ये लिखना कि जिस शाखा या प्रतिरोध में शॉर्ट सर्किट होता है उस प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज ड्रॉप लगभग 0 हो जाएगा, वोल्टेज नहीं, उसके अक्रॉस वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध R1 में, R2 में, R3 में प्रवाहित धारा क्या होगी, ठीक है ना, प्रतिरोध में R1 R2 में प्रवाहित धारा क्या होगी, यहाँ यदि RV का मान 0 है तो I बराबर होता है V/R, इसका मान अनंत है, इसका मान 0 है, तो ऐसे मान नगण्य होती है, जिसकी गणना नहीं कर सकते, अनंत होती है, ऐसे मान लो। मैंने आपको बताया कि R का मान 0 होता है, उसकी धारा अनंत होती है, यहाँ इस परिपथ की धारा नगण्य हो जाती है, या जिसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, असंख्य होती है, या फिर अनंत होती है, समझ गए, अनंत धारा हो जाती है। तो लघु परिपथ में प्रवाहित धारा अनंत हो जाएगी और सामान्य धारा या कितनी हो जाएगी, मैंने पूछा जाए कि कितनी धारा हो जाएगी,
तो ये तो नहीं कह सकते कितनी हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग सामान्य धारा से 100 गुना अधिक हो जाएगी, सामान्य धारा से 100 गुना अधिक हो जाएगी और परिपथ में आग लग जाएगी और परिपथ जल जाएगा, अवश्य ही जल जाएगा, और परिपथ में जितने इक्विपमेंट हैं वो जल जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, जोड़ दिया, हटा दिया। तो क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, सुरक्षा युक्ति यूज कर लेंगे। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करेंगे, फ्यूज कर लेंगे, सर्किट ब्रेकर का उपयोग कर लेंगे, एमसीबी का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सुरक्षा युक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये आपका पैरेलल सर्किट में कुछ और बातें थी, आपको धीरे धीरे और बताता हूँ। चलो एक चीज और देखते हैं। आप लोगों ने धीरे धीरे सारे पॉइंट देखे हैं। एक कि समानांतर परिपथ में ओपन हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट देखा, रेजिस्टेंस लगा के देखा, हटा के देखा। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट ओपन हो जाए तो क्या होगा। चलो मैं यहां ओपन करके दिखाता हूं, एक सर्किट और दिखाता हूं समानांतर परिपथ का। लिख लो समानांतर परिपथ, ओपन समानांतर परिपथ, ओपन पैरेलल सर्किट। देखो पूरी बातें मैंने नहीं लिखी हैं, आप लिख लेना। मैंने धीरे धीरे प्रेम से आपको इतनी आसानी से समझाया है और लिखवाने के लिए बोला है। आप मेरी बात जो बोल रहा हूँ लिख लेना। परिपथ सर्किट ओपन होता है तो ओपन देखो कैसे, मैं यहाँ ऐसे मान लो कि एक सर्किट बना देता हूँ। कैसा, एक ये बनाया, एक ये बनाया, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये हो गया V, सप्लाई दे दिया आप लोगों ने। चलो मैं ओपन आपको कई जगह से करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले ओपन यहाँ से करता हूँ, A एंड B, ये ओपन कर दिया। ओपन करके परिपथ को खोल दिया तो क्या होगा। अब पूछा जाए परिपथ की कुल धारा क्या होगी। देखो यहां परिपथ की कुल धारा क्या होगी, दो चीजें आपसे पूछेंगे। परिपथ की कुल धारा I का मान, धारा यहां से प्रवाहित हुई, आगे गई नहीं गई, इसको प्लस मिला, न्यूट्रल यहां से घूम के आ गया, लेकिन न्यूट्रल यहां तक। अब सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा 0 हो जाती है। यहां से सर्किट ओपन होता है तो परिपथ की कुल धारा 0। आगे दिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे दिखाऊंगा। परिपथ की कुल धारा क्या होगी, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा। तो परिपथ का प्रतिरोध भाई क्या होगा, I बराबर मैंने आपको बताया था 1/R होता है। इसका मान 0 है तो इसका मान देखो, धारा का मान 0 है, इसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत हो जाएगा। यहां से सर्किट ओपन होता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। चलो ये बात थी। यहां मैंने वोल्टेज दिए 200, तो यहां कितने वोल्टेज मिलेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ कितने वोल्टेज मिलेंगे, इसको कितने वोल्टेज मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, इसको। आपको ये पता है कि ये क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, सबका मान होता है। आपको पता है VT बराबर V1 आप लोगों ने पढ़ लिया, बराबर V2 पढ़ लिया, बराबर V3 पढ़ लिया, सब बराबर होते हैं। तो क्या या 200 ये 200 मिलेगा, या 200 मिलेगा, 200 मिलेगा, नहीं मिलने वाला, क्योंकि परिपथ बीच में से ओपन है। यहाँ 200 अवश्य मिलेगा आप लोगों को। अब आपको पता 200 यहाँ मिलेगा, आगे वोल्टेज आने वाला नहीं है, क्योंकि इसको ये मिलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ 200 वोल्टेज मिल जाएगा। तो कह सकते हैं जहां से परिपथ ओपन होता है उन दोनों बिंदुओं पर वोल्टेज का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है ना, उन दोनों पर सप्लाई वोल्टेज के बराबर मान होता है। और खुले परिपथ में छेड़छाड़, यहाँ आप कहोगे सर ये तो सर्किट ओपन, यहाँ हाथ लगाओगे, छेड़छाड़ करोगे तो खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, झटका लगने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब आपको एक और दिखाता हूं। चलो ये बात थी, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। सर्किट पूरा 200 वोल्टेज, 200 इसको मिला, 200 इसको मिला, 200 इसको मिला। मैं यहां से इसको ओपन कर देता हूं। चलो यहां से ओपन कर दिया, यहां से ओपन कर दिया। अब क्या कंडीशन आएगी, परिपथ की लिख लेना, परिपथ की किसी भी शाखा में यदि सर्किट ओपन होता है, किसी भी शाखा में ओपन सर्किट होता है, समानांतर परिपथ की किसी भी शाखा में या प्रतिरोध में, प्रतिरोध माना कि ये बल्ब फ्यूज होगा, ओपन होता है, तो बाकी सभी शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का क्या, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तो वोल्टेज 200 मिलेंगे, यहाँ वोल्टेज 200 मिलेंगे, समझना मेरी बात को। यहाँ वोल्टेज 200, यहाँ वोल्टेज 200, यहाँ वोल्टेज 200। अब आपसे पूछा जाए ये यहाँ भी लगा रखा था V, ये यहाँ भी V था, ये यहाँ भी V था, तो कि यहाँ वोल्टेज मिलेगा नहीं, उस रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टेज मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, उस रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टेज मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ वोल्टेज 200 मिल जाएंगे। ओपन हुए भाग पर हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलते हैं, चाहे वो सीरीज सर्किट हो चाहे वो पैरेलल सर्किट हो। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ वोल्टेज 200 मिलेंगे, इसके आर पार वोल्टेज का मान 0 मिलेगा। हाँ 0 मिलेगा। तो अब धारा की बात करें, धारा पर क्या होगा, इसमें आर एक शाखा, इस शाखा में
जिस शाखा में ओपन सर्किट होता है वहां धारा का मान 0, बाकी शाखा में अपने अपने रेजिस्टेंस के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। लिख लेना मेरी बातें, बाकी सर्किट में अपने अपने रेजिस्टेंस के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, चाहे वो कितने भी सर्किट आगे हो, कितनी भी शाखा आगे हो, चाहे वो। समझ गए? तो क्या यहां से ये सर्किट ओपन हुआ है तो RT का मान क्या होगा, कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई? मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस सर्किट से हटता है, थोड़े एक रेजिस्टेंस को सर्किट से हटाते, माना कि हट गया तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और IT का मान मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कुल धारा का मान घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, धारा घट रही है, कुल धारा का मान घट जाएगा। ये बहुत काफी बार आपसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछने की संभावना रहती है। यदि ये यहाँ से शॉर्ट करते हो यहाँ से तो पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझना मेरी बात को, शॉर्ट हो गया, चलो बाद की बात है, आगे देखते हैं। चलो मैं एक चीज और देखता हूँ, यहाँ से आप सपोज करना ये मैंने रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया, पढ़ाया नहीं है। अब बताओ रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में जोड़ने के बाद लिख लेना पैरेलल सर्किट के श्रेणी में एक रेजिस्टेंस जोड़ने पर RT परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, IT परिपथ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है धारा का मान घटेगा। क्यों घटेगा? I बराबर होता है 1/R, ये घटेगा ये बढ़ेगी। समझ गए बात को? ये तो था इसका सॉल्यूशन। आगे और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखो ये आपका सॉल्यूशन हुआ एक। अब पावर का सॉल्यूशन करते हैं। पैरेलल में किसका सॉल्यूशन करेंगे? पावर का सॉल्यूशन। पावर इन पैरेलल, पैरेलल में पावर क्या होगी? पावर इन पैरेलल। चलो पैरेलल की बात करते हैं। मैं एक सर्किट बना देता हूं, माना कि ये बल्ब लगाया, यहां लगा देता हूं, माना कि एक बल्ब ये लगाया, एक बल्ब ये लगाया, एक बल्ब ये लगाया, 3 बल्ब लगाए मैंने आपके यहां पे। ये हो गया आपका सर्किट। चलो सर्किट हो गया। पैरेलल इस पावर की बात करते हैं। V P1 P2 P3 या W लिख सकते, W1 W2 की पावर की इकाई वाट होती है, W3। ये हो गया, समझ गए? अब आपको क्या निकालना है? परिपथ की कुल पावर क्या होगी? यहां परिपथ की कुल पावर क्या होगी? परिपथ की PT लिखना, कुल पावर क्या होगी ये ज्ञात करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध RT ये ज्ञात करना है आप लोगों को, इसमें मान लिखा दो इसका। और क्या ज्ञात करना है? परिपथ की कुल धारा IT ये ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। और परिपथ में और प्रत्येक लैंप में ये क्या है? L है। प्रत्येक लैंप में ऐसे, प्रत्येक लैंप में धारा क्या होगी, I का मान क्या होगी ये ज्ञात करना है। अब मैं इसकी रेटिंग लिखा दूं आप लोगों को। माना कि ये 220 वोल्टेज 100 वाट का है, एक तो ये है, इसको लिखा दो आपको। माना कि ये 60 वाट 220 वोल्ट का है, इसको लिखा दूं 40 वाट 220 वोल्ट का है, ये 40 वाट का है, ठीक है। अब देखो आप लोग याद रखना, समानांतर परिपथ में यदि पावर ज्ञात करते हैं तो PT का मान होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। इतना आप लोग जानते हो, देख चुके हो, काफ़ी बार आप देख चुके हो। ये हो गया समानांतर सर्किट में पावर। आगे भी होगी तो Pn कर देंगे, ये समानांतर परिपथ की कुल पावर रहेगी। एक याद रखना, आप लोग इतना जानते हो I बराबर होता है 1/R होता है, या फिर I बराबर होता है V/R। V को मैंने कांस्टेंट माना है कि क्या V कांस्टेंट सब में बराबर होता है, ठीक है। अब याद रखना, ये आप लोग जानते हो इतना कि P का मान बढ़ता है तो R का मान घटता है। P का मान बढ़ेगा तो यहाँ देखो R का मान घटेगा, P का मान बढ़ रहा है, देखो P का मान बढ़ेगा, R का मान घटेगा, ठीक है। और R का मान घट रहा है तो धारा का मान बढ़ेगा, तो R का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। दो बातें आ गई यहाँ पे, R का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। दो बातें यहाँ पे स्पष्ट हो गई। आपने बल्ब लगा रखे, तीनों बल्ब में आपको पता है कि 100 वाट ये है, 60 वाट ये है, 40 वाट ये। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है? इसका, क्योंकि पावर घटी है। देखो पावर घटेगी तो R का मान बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा।
ठीक है। तो इन तीनों परिपथ में सबसे कम धारा किसकी होगी? सबसे कम धारा इसकी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे अधिक इसका है। इससे अधिक होगी, इससे इसकी अधिक होगी, तीनों की धारा में ये होगा। लेकिन तीनों का योग क्या होगा आप लोग पढ़ चुके हो, ये I1 है, ये I2 है, तीनों का योग ही होता है, इन तीनों का योग होता है परिपथ की कुल धारा। ठीक है। अब आप लोग देखोगे यहाँ से कि इस परिपथ की कुल पावर कितनी होगी। परिपथ की कुल पावर की बात कर देखो, यहाँ इस प्रकार पावर बढ़ती है तो यहाँ लिख लेना परिपथ की कुल पावर कितनी होगी। परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान के पावर से अधिक होगी। यहाँ सबसे अधिक मान का कौन सा है? 100 वाट का है परिपथ की कुल पावर। तो 100 वाट से अधिक में 100 ये है, 60 ये है, ये होगी 200। परिपथ की कुल पावर कितनी होगी? 200, 100 से अधिक है। परिपथ में संयोजित सबसे अधिक मान के पावर से परिपथ की पावर अधिक होती है, एक ही होता है। इसका मान तो आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा न्यूमेरिकल क्लास में, तब आपको बता दूंगा, उससे पहले इसका सॉल्यूशन ये निकलता है यहाँ पे। अब आप सोचो कि एक बल्ब हटा दिया जाए तो परिपथ की कुल पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही बात आ गई, एक बल्ब हटाएंगे तो परिपथ की कुल पावर घटेगी। एक बल्ब हटाते हैं, एक लैंप हटा देते हैं, हटा दे तो क्या होगा? PT का मान परिपथ की कुल पावर क्या होगी? घटेगी। तो परिपथ की कुल पावर घटी है तो RT का मान क्या होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? पावर घटी है, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ा तो क्या होगा? धारा का मान घट गया। कुल प्रतिरोध बढ़ता, धारा का मान घट जाएगा। तो एक बल्ब हटाते ही यहाँ जो धारा है वो घट जाएगी, परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, पावर का मान घट जाएगा। ये सॉल्यूशन याद कर लेना है। और एक लैंप और जोड़ दे तो क्या होगा? यहाँ पे तो क्या होगा? यदि एक लैंप और जोड़ दें, एक लैंप और संयोजित कर दें तो क्या होगा? देखो परिपथ में लैंप संयोजित करते ही क्या होगी? P का मान बढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि परिपथ में एक और जोड़ देंगे, परिपथ की पावर बढ़ेगी, परिपथ की कुल पावर बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ये मैंने आपको सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। अब आप लोग इतना जानते हो कि पावर और रेजिस्टेंस क्या संबंध हो गया। जो जो रेजिस्टेंस पहले आप सर्किट में पावर बढ़ाते हो तो पावर, देखो याद रख लेना है भाई, पैरेलल सर्किट की बात करते हैं कि P का मान बढ़ता है, परिपथ की कुल पावर बढ़ती है तो धारा का मान भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। याद रखना, रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। तो आप इसको घटाओ, चाहे जोड़ो और चाहे बढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन करेंगे, आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा न्यूमेरिकल सीरीज की क्लास में। तो दोस्तों ये तो था आपका पूरे पैरेलल सर्किट का सॉल्यूशन, पावर, करंट, वोल्टेज, धारा के मान के सब आपको बताया। इससे परिपथ के ऊपर आपको एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन कहाँ पे करवाएंगे? इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल, जो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की सीरीज चला रखी है उसमें इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आपका कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, आपका में कुछ स्टडी करने का मन लगा या कुछ सुधार हुआ तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना आप लोगों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, आप लोगों ने कितना सीखा है यहाँ पे पैरेलल सर्किट के बारे में। अब यहाँ इसके संबंध में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सीरीज पैरेलल के संबंधित न्यूमेरिकल करवाऊंगा इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज की क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।